देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर तमाम अड़चनों के बीच 2 साल के बाद कराए जा रहे महाराष्ट्र के बड़े चुनाव के अंदर कुछ इस तरीके से सीटों का बंटवारा किया है दोस्तों की उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा भाई मानने की भूमिका पर मोहर लगा दी है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से हो रही है महाराष्ट्र के अंदर सीट बंटवारों में कांग्रेस पार्टी की जोरदार तरीके की वापसी, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों, कैसे इंडिया गठबंधन नए तरीके का नया रूप में ढलता हुआ नजर आने लगा है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर एक ही दिन में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण दोनों के हार का समीकरण लिख डाला है। दोस्तों बताएंगे क्या हुआ दिल्ली में अचानक से। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जहां पर पंजाब को लेकर हुई बैठक के बाद कर दिया गया पूरा ऐलान कि पंजाब में कांग्रेस वर्सेस ऑल का होगा चुनाव, बताएंगे क्या है डिटेल में अपडेट दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी को बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ना चाहिए और महाराष्ट्र तभी जीतेंगे जब कांग्रेस पार्टी करेगी पूरे चुनाव का नेतृत्व, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 2024 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी गलती कर दी दोस्तों की पार्टी ने मजबूत सीटों पर सहयोगियों को चुनाव लड़वा दिया। दोस्तों उससे बड़ी बात यह थी कि दोनों पार्टी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी जो असली पार्टी से टूटकर नई नई पार्टी बनी थी, दोनों को ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़वाया गया, बल्कि उद्धव ठाकरे की पार्टी तो कांग्रेस पार्टी के बराबर चुनाव लड़ी थी दोस्तों, और शरद पवार की पार्टी जिसमें केवल शरद पवार बचे हैं और संगठन पूरी तरीके से टूटकर अजित पवार के साथ में चला गया था। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के बराबर सीटों पर चुनाव लड़े थे दोस्तों, जिस कारण से एनसीपी एसपी यानी शरद पवार ग्रुप केवल 10 सीटें जीत पाया और उद्धव ठाकरे की पार्टी भी हल्के में निपट गई दोस्तों, जिस कारण से इंडिया गठबंधन को भारी हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी राज्य में गठबंधन के कारण काफी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही थी दोस्तों। अमूमन कांग्रेस पार्टी 145 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन केवल 100 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने दिया गया। लेकिन अब मामला पूरी तरीके से रीसेट होता हुआ दिखाई देने लगा है दोस्तों। आपको बता दें कि दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों के दबदबे के बाद अब दक्षिण से सटे राज्य महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन ने पहली बार सीटों का बंटवारा उस तरीके से किया है दोस्तों जैसा होना चाहिए, यानी कांग्रेस पार्टी का दबदबा होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। दूसरा, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ही अकेली ऐसी पार्टी है महाविकास आघाड़ी गठबंधन में जो अपने ओरिजिनल स्वरूप में है। पार्टी में कोई टूट नहीं पड़ी है, पार्टी के पास सारे दिग्गज नेता मौजूद है दोस्तों। इसीलिए 2 साल के बाद 17 सीटों पर एमएलसी यानी विधान परिषद के चुनाव कराए जा रहे हैं दोस्तों, जहां पर सीट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में इतनी ज्यादा खींचतान मची हुई है दोस्तों कि दिल्ली में जाकर अमित शाह से मुलाकात कर करके शिंदे 7-8 सीटें चुनाव लड़ने के लिए लेना चाहते हैं दोस्तों, और इसके लिए लगातार उनको दिल्ली महाराष्ट्र के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जबकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने 17 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर अपने सीटों का बंटवारा कर लिया है दोस्तों। 17 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी दोस्तों, उद्धव ठाकरे की पार्टी 4 सीटों पर, एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी केवल 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी दोस्तों, और बाकी जो 2 सीटें हैं उसे लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, एनसीपी के कार्यकारी सांसद सुप्रिया सुले और प्रदेश के महासचिव आदित्य नलावड़े के साथ साथ पूर्व विधायक मिलिंद कांबले और उद्धव ठाकरे के सांसद अनिल देसाई मौजूद रहेंगे दोस्तों। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी आधे से ज्यादा सीटों पर गठबंधन में चुनाव लड़ेगी दोस्तों। तो एक तरीके से संकेत दिया गया है कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष के तौर पर मैदान में उतरने जा रही है दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसके आधे सीटों पर शिवसेना यूबीटी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ साथ उससे थोड़े कम सीटों पर एनसीपी एसपी चुनाव लड़ेगी, और यही सीट बंटवारे का एक पैटर्न होगा जिसके आधार पर आगे आने वाले दिनों के अंदर चुनाव लड़ा जाएगा दोस्तों। इसी आधार पर जब लोकसभा का चुनाव लड़ा गया तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जीता था दोस्तों, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है, और दोनों पार्टी शिवसेना यूबीटी और दूसरी पार्टी शरद पवार के ग्रुप ने इस बात को स्वीकार कर लिया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इसी तरीके से ताकत के आधार पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत के दक्षिण के राज्य 5 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो दक्षिण के राज्य माने जाते हैं, जिसमें से 4 में कांग्रेस पार्टी की सरकार और सहयोगी की सरकार है दोस्तों। केवल एक राज्य बचता है दक्षिण भारत का जहां पर एनडीए गठबंधन की सरकार है, और वो है आंध्र प्रदेश दोस्तों। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपना मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि बीते दिन अचानक से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए वाईएस शर्मिला पहुंचती है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने पहले राहुल गांधी से मुलाकात की दोस्तों, इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए उनके पार्टी चैंबर में पहुंचे दोस्तों, और इस मुलाकात को आने वाले दिनों के अंदर आंध्र प्रदेश के चुनाव के लिए बड़ा माना जा रहा है दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि वाईएस शर्मिला कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री स्वर्गीय वाईएस रेड्डी की बेटी है दोस्तों, और वाईएस रेड्डी के बेटे जगन मोहन ने पिछली बार सरकार बनाई थी, तो अब कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि वाईएस रेड्डी के परिवार का व्यक्ति ही उनकी सरकार में वापसी करवा सकता है दोस्तों। इसीलिए वाईएस शर्मिला जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको बुलाया गया है और उनसे मुलाकात की जा रही है।
और आगे के दिनों के रणनीति को तय किया जा रहा है दोस्तों। ऐसे में अगला जो बड़ा कदम उठाया जाएगा वो वाईएस शर्मिला को राज्यसभा भेजने का कदम उठाया जाएगा और कर्नाटका से राज्यसभा भेजकर इनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा दोस्तों। और अगले 1.5-2 साल तक इनका काम पार्टी के संगठन को मजबूत करने का होगा दोस्तों। और जगन मोहन रेड्डी के साथ गठबंधन की कुछ भी संभावना बनेगी तो गठबंधन हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर वाईएस शर्मिला के दम पर आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की पार्टी को शिकस्त देने जा रही है दोस्तों। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अब चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण का नंबर लगने वाला है दक्षिण भारत के राज्य के अंदर, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रही कोर्ट में सुनवाई पर एक बड़ी अपडेट, एक बड़ा दावा सामने आता है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोलती है कि नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री नीट पेपर लीक के मामले को खुद से सुपरवाइज कर रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी की निगरानी में ये पूरा मामला चल रहा है। नीट पेपर लीक के मामले पर नरेंद्र मोदी खुद निगरानी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी को पता नहीं है, उनको देश के युवाओं की काफी चिंता है और इसीलिए इस पेपर लीक मामले पर नरेंद्र मोदी निगरानी कर रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने ऐसा तंज कसा दोस्तों की सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि राहुल जी बीजेपी को बिल्कुल नहीं छोड़ते। राहुल गांधी ने कहा कि कोर्ट के अंदर जाकर ये लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पेपर लीक के मामले पर खुद निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो पहले भी व्यक्तिगत तौर पर जब पेपर लीक हो रहा था तब व्यक्तिगत तौर पर निगरानी कर रहे थे। यानी दोस्तों राहुल गांधी ने ऐसा तंज कसा कि सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि सही बात बोल रहे हैं राहुल गांधी और आप मौका नहीं छोड़ते बीजेपी पर निशाना साधने का। दोस्तों लोग हंसते हुए नजर आए, यानी कोर्ट में जाकर सरकारी वकील ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नरेंद्र मोदी को देश के छात्रों की चिंता है, लेकिन प्रधानमंत्री होकर नरेंद्र मोदी पेपर लीक नहीं रोक सकते हैं। यानी राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री पेपर लीक की भी निगरानी कर रहे थे। यानी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी केवल बयान नहीं दे रहे दोस्तों, बल्कि नरेंद्र मोदी की अकाउंटेबिलिटी यानी नरेंद्र मोदी की जो जिम्मेदारी है उसे तय कर रहे हैं दोस्तों। इस पर सुधांशु त्रिवेदी को मिर्ची लग जाती है और वो कहते हैं कि राहुल गांधी को वास्तविक मुद्दे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। राहुल गांधी जानते ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी काफी संवेदनशील प्रधानमंत्री है और हर बड़े मुद्दे पर नरेंद्र मोदी निगरानी रखते हैं। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी एनडीए सरकार पूरी तरीके से सतर्क और सजग है। प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत तौर पर इस विषय पर अत्यंत संवेदनशील है, परंतु विपक्ष के नेता असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा दिखाकर भ्रमित कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी तो सीधी सी बात पूछ रहे थे कि नरेंद्र मोदी क्या पेपर लीक के टाइम में भी निगरानी कर रहे थे। इतनी सी बात पर बीजेपी के लोग चिढ़ गए दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इनका चिढ़ना बनता भी है क्योंकि पूरी तरीके से तंत्र फेल हो चुका है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ बीते दिन पंजाब कांग्रेस की बैठक बुलाई गई दोस्तों। इस बैठक के बाद बाहर निकले नेताओं के मुंह पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि गुटबाजी के कारण इनको जमकर फटकार लगाई गई है दोस्तों। जमकर सुनाया गया है। पार्टी के प्रभारी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर बोलते हैं कि खड़गे जी के घर पर बैठक हुई और बैठक में साफ कर दिया गया है कि पंजाब के अंदर असली मुकाबला कांग्रेस पार्टी बनाम बाकियों का होने जा रहा है। यानी आम आदमी पार्टी की सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकार के बीच में तुलना करके जनता कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़ी है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच में मुकाबला होगा। भाजपा का तो कुछ अता पता है ही नहीं। और भूपेश बघेल जब ये बातें बोल रहे थे दोस्तों तो उनके साथ में बगल में प्रताप बाजवा मौजूद थे और चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष दिखाई नहीं दे रहे थे। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई को अब बड़े स्तर पर लड़ने जा रही है दोस्तों। पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले नगर निकाय के चुनाव के नतीजे सामने आते हैं दोस्तों, जिसमें जिन नेताओं ने जबरदस्त तरीके का तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है दोस्तों उन सबको आगे किया जाएगा। इसमें सबसे आगे नाम चल रहा है पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का दोस्तों, जिन्होंने चमकौर साहिब नगर परिषद के चुनाव में 13 में से 11 सीटें जीतकर पार्टी को दी है और इसीलिए उनका नाम आगे नेतृत्व को लेकर किया जा सकता है। यानी प्रदेश अध्यक्ष और कई बड़े पोस्ट को लेकर बदलाव होगा। चरणजीत सिंह चन्नी की बड़ी भूमिका होगी क्योंकि वो पार्टी को चुनाव जिताकर दे रहे हैं दोस्तों। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल कुछ चेहरों पर भरोसा किया जाएगा बल्कि नए चेहरों को आगे किया जाएगा दोस्तों। कांग्रेस के नेता अंगद सैनी जिन्होंने नवा शहर नगर परिषद में 8 सीटें जिताकर पार्टी को बढ़त दिलवाई है दोस्तों, उनको भी पार्टी के अंदर बड़ी भूमिका मिलने जा रही है दोस्तों। इसी के साथ में पंजाब नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पठानकोट के अंदर जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया। वो वही पठानकोट दोस्तों जहां पर बीजेपी अमूमन चुनाव जीत जाती है, वहां पर 19 सीटें जीतकर पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया गया और पूर्व विधायक अमित विज के विधानसभा क्षेत्र में 42 में से 19 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया गया। पठानकोट एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें बीजेपी कई बार जीती आ रही है दोस्तों। भाजपा के जो विधायक है यहाँ पर अश्वनी शर्मा, वो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी है, तो साफ तौर पर मैसेज यहाँ क्लियर है कि हिंदू आबादी वाले क्षेत्र के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के अंदर अपना दबदबा दिखाया है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी जिस क्षेत्र से उम्मीद कर रही थी कि उसको समर्थन मिलेगा, उस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के नेता युवा नेता अमित विज ने दबदबा दिखाया है और इनकी बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी के आने वाले पंजाब चुनाव को लेकर होने वाली है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जिनका प्रदर्शन नगर निगम के चुनाव के अंदर बेहतरीन रहा, उन्हीं को आगे किया जाना चाहिए और समय आ चुका है पंजाब में बदलाव का, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों
कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। राज्यपाल ने पूरी कैबिनेट को भंग कर डाला है। इसके बाद आज 4 बजे बेंगलुरु के अंदर कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक होने वाली है दोस्तों, जिसमें शिव कुमार को नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाएगा, यानी औपचारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा दोस्तों। और कर्नाटका के अंदर कैबिनेट विस्तार को लेकर भी बड़ी अपडेट है, यानी कर्नाटका के अंदर मुख्यमंत्री 3 तारीख को शपथ लेंगे दोस्तों, और उनके साथ में जो कैबिनेट बनाई जाएगी उस कैबिनेट में सिद्धरमैया का जबरदस्त तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। नई कैबिनेट में सिद्धरमैया खेमे के ज्यादातर नेता मंत्री बनाए जाएंगे दोस्तों। इसकी जिम्मेदारी संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस को दी गई है कि वो नामों का जल्द ऐलान किया जाए। सिद्धरमैया के बेटे और एमएलसी यतींद्र सिद्धरमैया को कैबिनेट का पोस्ट दिया जाएगा। सूत्रों का दावा है कि उन्होंने हाईकमान के सामने यतींद्र के लिए महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांग की है और सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को साधने के लिए 3 से 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें परमेश्वर या प्रियांक खड़गे जो दलित समाज से आते हैं उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि अहिंदा समीकरण जिसमें ओबीसी समीकरण को साधने के लिए यतींद्र सिद्धरमैया और लिंगायत समुदाय से आने वाले एमबी पाटिल और ईश्वर खंडरे को भी मौका दिया जा सकता है, जबकि अल्पसंख्यक समाज से आने वाले एजे जॉर्ज, यूटी खादर या फिर जमीर अहमद खान में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। और उम्मीद है कि जमीर अहमद खान को पार्टी उप मुख्यमंत्री बनाएगी दोस्तों। तो पूरी तरीके से 4 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री के समीकरण के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सिद्धरमैया खुद इस बात को देख रहे हैं कि पार्टी का समीकरण कैसे मजबूत होगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि सिद्धरमैया को अभी भी कर्नाटका की राजनीति में सक्रिय रह चाहिए और पार्टी को 2028 के चुनाव में जिताने के लिए पूरी तरीके से मदद करके दिल्ली की राजनीति की तरफ जाना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने शुक्रवार को बीते दिन दावा किया है कि एनसीपी का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नेताओं को शरद पवार से अजीत पवार को अलग करने और बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर पछतावा हो रहा होगा। जुलाई 2023 में अजीत पवार के कई विधायकों के साथ तात्कालिक एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने वाले एनसीपी में विभाजन हो गया था और अजीत पवार को पार्टी का नाम और घड़ी चुनाव चिन्ह मिला, वहीं पर शरद पवार गुट को एनसीपी का नाम मिला। राउत ने दावा किया कि शरद पवार से अलग होकर दूसरे द्वारा बनाई गई पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और हसन मुशरीफ और धनंजय मुंडे जैसे नेता निश्चित रूप से पछता रहे होंगे। स्थानीय निकाय चुनाव के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने राज्य के अंदर विपक्षी गठबंधन उन निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी संभावनाओं की समीक्षा कर रहा है जहां पर उनका मत आधार सीमित है। कई स्थानीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्र में हमारा मत आधार सीमित है और यहाँ पर हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे इसको लेकर सब कुछ तय किया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों उनके द्वारा ये दावा करना कि एनसीपी एपी यानी अजित पवार ग्रुप बनाने वाले दिग्गज नेता छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे पछता रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा था कि नई पार्टी बनेगी तो इनको मौका मिलेगा, लेकिन अजित पवार जब तक थे तब तक तो इनको बड़े पोस्ट पर रखा गया था। छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर रहे थे दोस्तों। ऐसे में अब इनको समझ में आ गया अलग पार्टी बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ। परिवार का एक बार फिर से पार्टी के ऊपर कंट्रोल हो चुका है। राज पवार और पार्थ पवार पार्टी पर पूरी तरीके से कब्जा कर चुके हैं। सुनेत्रा पवार तो मुख्यमंत्री बन गई है, तो अब जो ये नेता एनसीपी शरद पवार को छोड़कर गए थे वे लोग पछता भी रहे होंगे और बात एकदम सही है दोस्तों। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को एक अहम घोषणा की है दोस्तों। राज्य सरकार ने दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्शियांग जैसे उत्तरी क्षेत्रों के अंदर गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन यानी जीटीए के तहत संचालन स्कूल में शिक्षकों के भर्ती में अनियमितता की जांच का रास्ता साफ करने का फैसला किया है दोस्तों। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सीबीआई की जांच शुरू करने के लिए जो भी बाधाएं आ रही थी उसको दूर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लेगी बंगाल की सरकार और सीबीएसई जांच को लेकर रास्ता क्लियर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला के नाम पर जांच की बात चल रही है दोस्तों। ऐसे में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े हुए कई सारे लोग जो टीएमसी से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं उन तक तार पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और घोटाले की जांच पड़ताल करवाने के दावे के साथ ही सबको पता है कि ये केवल टीएमसी के नेताओं को टारगेट करने के लिए जांच पड़ताल का रास्ता बना रहे हैं और टीएमसी के कई सारे नेता जो इस मामले में कहीं ना कहीं दोस्तों किसी न किसी तरीके से पकड़े जाएंगे क्योंकि सरकार में रहे हैं 10 साल। तो ये सारे के सारे नेताओं पर दबाव बनाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी वॉशिंग मशीन चलाकर सबको पवित्र कर देगी दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि कैसे भाजपा का पूरा तंत्र काम करता है दोस्तों। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी है वो ऑन कैमरे पर स्टिंग ऑपरेशन में पैसे लेते पकड़े गए हैं, लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी ये शिक्षक भर्ती घोटाला में जांच करवाने की बातें कर रहे हैं। तो ये अपने आप में विडंबना ही कहा जा सकता है दोस्तों। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली के बंगाली मार्केट में बने टोडरमल पार्क में पहुंचे दोस्तों, जहां पर ऑटो ड्राइवर के साथ बैठे हुए नजर आए दोस्तों। राहुल गांधी ने उनका यूनिफॉर्म, उनका कपड़ा भी पहना हुआ था, ड्रेस पहना हुआ था और पार्क में राहुल गांधी का वीडियो भी बन रहा था दोस्तों। और इस दौरान राहुल गांधी ड्राइवर से बात कर रहे थे, यानी ऑटो ड्राइवरों के लिए सबसे बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर बढ़ते सीएनजी और पेट्रोल डीजल के दाम है दोस्तों, जिस कारण से ऑटो ड्राइवरों को घर चलाना मुश्किल पड़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने ऑटो ड्राइवर से रोजमर्रा की चुनौतियों के बारे में
चर्चा की और उनकी इनकम के बारे में जानकारी ली, बढ़ते खर्चे और काम करने में आ रही दिक्कतों के बारे में सारी बातें उन्होंने सुनी और इसके बाद आश्वासन दिया कि उनसे जुड़े हुए बीमा के मामले को संसद भवन के अंदर जरूर उठाएंगे। और राहुल गांधी ने पूछा कि मैं आपकी और क्या मदद कर सकता हूं, बताइए। तो उन्होंने बताया कि हमारे जो मुद्दे हैं हम आपको बताते हैं और आप इसे संसद भवन के अंदर उठाइएगा। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि बिल्कुल मैं आपकी बात मानूंगा और संसद भवन के अंदर इस मुद्दे को उठाऊंगा। कुल मिलाकर भाजपा के लोग भड़क रहे और कह रहे हैं कि राहुल गांधी वीडियो बनवाने के लिए गए हैं, फोटो शूट करवाने के लिए गए हैं। वैसे भी दोस्तों अगर राहुल गांधी मान लीजिए कि वीडियो बनवाने के लिए, फोटो शूट करवाने के लिए गए भी है, तभी मुद्दे तो आम जनता के उठाए जा रहे हैं और आम जनता के बीच में मौजूद है, तो आम जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। और नेता विपक्ष का काम ही होता है कि आम जनता की बातें सुनकर सरकार को इस मामले पर या तो घेरना या सरकार से नए नियम बनवाना, दबाव बनाकर, ताकि आम जनता का भला हो सके। और जब नेता विपक्ष कह रहे हैं कि संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे, तो आम जनता के लिए इसे बड़ी बात क्या होगी कि उनका मुद्दा संसद भवन में नेता विपक्ष उठाएगा और नेता विपक्ष अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा वाले कम से कम कैमरा, वीडियोग्राफी और फोटो शूट वाली बातें ना करें, सबको पता है कि कौन फोटो शूट और कैमरा, वीडियोग्राफी करवाता है और केवल देश के अंदर विकास के नाम पर कैमरा और फोटोग्राफी चल रही है। साथ साथ सीबीएसई बुरी तरीके से बैकफुट पर है दोस्तों, यानी सीबीएसई को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो ओएसएम वाले माँ को लेकर, यानी ओएसएम की जो प्रक्रिया है उसे लेकर ना तो निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ओएसएम लाकर सीबीएसई खुद फंस गया है। उसने जांच पड़ताल करने की जगह यानी छोटे स्तर पर ओएसएम को लागू करके ये देकर कि वहां पर किस तरीके से लागू हो रहा है, आम जनता परेशान तो नहीं हो रही, और उसके बाद पूरे बड़े स्तर पर सीबीएसई स्तर पर लागू करने की जगह अचानक से लाकर सीबीएसई पर लागू कर दिया दोस्तों, जिस कारण से 12वीं के बच्चों की परीक्षा में काफी कम नंबर आए हैं दोस्तों। और ओएसएम के मार्किंग प्रक्रिया यानी मार्क्स देने के तरीके को लेकर सवाल उठाए गए। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में जुड़ी हुई कंपनी कोयम्प्ट को लेकर सवाल खड़ा किया दोस्तों, क्योंकि कोयम्प्ट एक ऐसी कंपनी थी जिस पर पहले भी बड़े कांड में नाम फंसने की बात सामने आई थी कि उसने तेलंगाना के अंदर भी जब इस तरीके की मार्किंग स्कीम यानी ओएसएम किया था, तो बच्चे वहां पर भी कई सारी अपनी जान गंवा देते हैं। इस तरीके का मामला था दोस्तों, लेकिन फिर भी इसको ठेका दिया गया कंपनी को। राहुल गांधी ने ठेका देने पर सवाल खड़ा किया तो बीजेपी के लोग बीच बचाव करने लगे दोस्तों। लेकिन अब स्कूल को जबरदस्ती बोला जा रहा है कि आप लोग ओएसएम को समर्थन करिए और बोलिए कि ओएसएम अच्छी चीज है, इसको किया जाना चाहिए। और जो सीबीएसई से जुड़े हुए स्कूल है दोस्तों, उनके प्रिंसिपलों पर दबाव बनाया जा रहा है और वो लोग वीडियो बना कर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ओएसएम बिल्कुल सही है। एक तरीके से दबाव की बातें चल रही है। तो अब रवीश कुमार ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो लोग कर रहे थे, हाँ, उनसे बाहर आकर करने के लिए कहा गया है। यानी ये लोग पहले जो व्हाट्सएप ग्रुप पर रील बनाकर सरकार का समर्थन करते थे स्कूल वाले, और ओएसएम को लेकर अब वही रवैया अपना रहे हैं। पहले व्हाट्सएप पे चलता था, लेकिन अब इनका वीडियो खुलकर सबके सामने आ रहा है। सीबीएसई महान है, इनसे मुर्गा बनने के लिए नहीं कहा, रील ही बनाने के लिए कहा। यानी स्कूल के जो प्रिंसिपल वगैरह है उन सबसे सीबीएसई वाले रील बनाने के लिए बोल रहे हैं कि रील बनाकर ओएसएम को सही बताइए। और रवीश कुमार इसी बात पर तंज कस रहे हैं कि कम से कम मुर्गा बनने के लिए तो नहीं बोला, वरना ये लोग तो वो करने के लिए भी तैयार है। साथ ही साथ नीट पेपर लीक मामले को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं दोस्तों। मीडिया में जानबूझकर ये बात छपाई गई है क्योंकि छात्रों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि नरेंद्र मोदी युवाओं की बातें करते हैं और खासकर नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा के नाम पर युवाओं से समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। उनको पता है कि जो बच्चा 10वीं 12वीं में पढ़ रहा है 2-3 साल के बाद तो वोट डालने के लिए आएगा, और वोट डालने के लिए आए तो उससे पहले ही उसे ये बताने की कोशिश करो कि वो उसके हितैषी, और इसीलिए परीक्षा पर चर्चा नरेंद्र मोदी करते हैं दोस्तों। लेकिन एक बार भी नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक पर चर्चा करने की बात नहीं कही, जो छात्रों के भविष्य को तय कर रहा है। और 22 लाख से ज्यादा छात्र इस पूरे परीक्षा के कारण प्रभावित हो रहे हैं दोस्तों। बल्कि सीबीएसई में भी कई लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, क्योंकि सीबीएसई ने अपने मन से यानी अपनी सनक से ओएसएम नाम की प्रक्रिया शुरू कर दी और इससे बच्चों के मार्क्स इतने कम हो गए कि अब उनका भविष्य पूरी तरीके से खतरे में है दोस्तों। खासकर इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में जाने वाले बच्चे सबसे ज्यादा परेशान चल रहे हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है दोस्तों, पंजाब सरकार के द्वारा नीट अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त में बस यात्रा घोषणा के बाद उन्होंने दिल्ली सरकार को लेकर दावा किया कि दिल्ली सरकार भी इसकी नकल कर रही है। और वो कहते हैं कि देश के सभी राज्यों को ऐसा करना चाहिए। हालांकि दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पेपर लीक कैसे हुआ। अगर पेपर लीक के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर दोबारा पेपर कराएंगे और दोबारा फिर वही हो जाएगा, तो फिर इसकी गारंटी कौन लेगा? क्या छात्र बार बार जाकर पेपर लीक के बाद इसी तरीके से पेपर देते रहेंगे? कुल मिलाकर दोस्तों पेपर लीक सबसे बड़ी समस्या है। और नीट पेपर आयोजित कराते वक्त कौन किसे जाएगा और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होगा या नहीं होगा, ये तो राज्य सरकार का विषय है। लेकिन असली मुद्दा ये उठाना चाहिए कि आखिर पेपर लीक बंद कब होगा। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षाविद और लेखिका मधु किश्वर को बड़ा झटका दिया है दोस्तों। अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा सेक्टर 26 थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। 44/26 के सिलसिले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है दोस्तों। उन पर सोशल मीडिया के माध्यम से एक फर्जी वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगा है। उनके घर पर पुलिस छापेमारी करने के लिए भी गई थी और नरेंद्र मोदी को लेकर इन्होंने एक किताब भी लिखी थी दोस्तों। इसके बाद इनका एक दावा भी था महिलाओं को लेकर नरेंद्र मोदी से जोड़कर, जिसे बाद में विवादित बताया गया और बीजेपी के लोग कार्रवाई की बातें कर रहे हैं। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट और तमिलनाडु के कांग्रेस के प्रभारी गिरीश को अपने अपने राज्य के अंदर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में तमिलनाडु कांग्रेस के प्रभारी गिरीश चोडनकर को गोवा का अध्यक्ष बनाया गया है। बाकी एक राज्य रह चुका है और वो राज्य राजस्थान है दोस्तों। जल्द ही राजस्थान के अंदर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सचिन पायलट की नियुक्ति तय दिखाई देने लगी है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान को लेकर दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है दोस्तों, और भारत के अंदर तेल की बढ़ रही कीमत को न्याय संगत बताने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले करते हैं दोस्तों। अब बड़ी अपडेट ये है कि पाकिस्तान में 22 रुपए सस्ता हो गया पेट्रोल और डीजल। पाकिस्तान में 15 दिन में 33 रुपए सस्ता हो गया है पेट्रोल और 34 रुपए डीजल। तो क्या कंपटीशन करते हुए भाजपा के लोग यहाँ पर भी दाम कम करेंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जवाहर। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।